नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों के बारे में बात करने का। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से करेंगे 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी हिमाचल की। किसको मिलेगी हिमाचल की कमान? क्या विधायक करेंगे अपने नेता का चुनाव या फिर आला कमान बताएगी कि सीएम कौन? दूसरी खबर हम बात करेंगे कोलोजियम को लेकर। दरअसल कोलोजियम को लेकर केंद्र को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे कानून होते हैं जिसको लेकर सहमति बनती नहीं नजर आती है, नापसंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून ना बने। इसी तरह से कोलोजियम के साथ भी है। तीसरी खबर हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर की। आखिर श्रद्धा वालकर को न्याय कब मिल पाएगा? श्रद्धा वालकर के पिता अब हताश से भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब उन्होंने मीडिया से बातचीत कही कि उसमें हताशा भी नजर आई, निराशा भी नजर आई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धा आज जिंदा होती अगर मुंबई पुलिस ने साथ दिया होता, महाराष्ट्र पुलिस अगर समय पर हरकत में आ गई होती। चौथी बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल, एक ऐसा चेहरा जिसको शायद ही देश में कोई ना जानता हो। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। करेंगे शुरुआत बुलेटिन की और बात होगी सबसे पहले इस वक्त की पहली बड़ी खबर की। बात करेंगे कांग्रेस की, बात करेंगे हिमाचल के सीएम की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। शिमला में विधायक दल की बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर मजबूत दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए हैं। जनता ने वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल पर कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई है और उन्होंने कहा कि आलाकमान भी इस बात को जानता है और मुख्यमंत्री पद पर विचार करते हुए आलाकमान इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस शिमला स्थित राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। बैठक में सभी 40 विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। विधायकों की पसंद के अलावा आलाकमान की मोहर पर ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि विधायक सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुनने का फैसला केंद्रीय आलाकमान पर छोड़ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला है। 40 सीटें लेकर कांग्रेस अब सरकार बनाने जा रही है। अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर मंथन हो रहा है। अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। नितिन जी नमस्कार। अजय जी, हिमाचल में हमने देखा किस तरह से एक बार फिर जो रिवायत चली आ रही थी, जो रिवाज है वो कायम रहा। बीजेपी कांग्रेस को बारी बारी से जनता मौका देती है, लेकिन अब बात सीएम की हो रही है। क्या लग रहा है, क्या आलाकमान को फैसला लेने के लिए कहा जाएगा या फिर वीरभद्र सिंह, जिनके नाम की चर्चा पहले से है, उन्हें नेता चुनेंगे विधायक? क्या संभावनाएं लग रही है? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि वहाँ प्रतिभा सिंह भी बहुत अच्छी दावेदार हैं और महिला हैं। कांग्रेस को अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनके पुत्र पर भी ध्यान देना होगा, जो उनकी अपनी सीट को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी वहाँ से अच्छी लोकप्रिय महिला हैं, और जो बघेल जी हैं, बघेल जी के पास भी अपना अच्छा दमखम है। तो कांग्रेस के विवेक पर यह ध्यान देना होगा कि किस तरफ वो जाते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि प्रतिभा सिंह को अगर वहां पर बनाया जाता है तो कांग्रेस की छवि थोड़ी मजबूत होगी। हाँ। तो क्या आपको लगता है विधायक इस बात का फैसला ले पाएंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व पर ये फैसला छोड़ेंगे हिमाचल के विधायक? नहीं, वहाँ के विधायक में 4 धड़ा है, वहाँ चारों धड़े अलग अलग हैं। तो इसको केंद्र को ही, जो कांग्रेस के केंद्र के नेतृत्व करने वाले आज खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं,
तो इनको मिलकर के लेना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को आपस में बिठाकर बात करना होगा कि किसे मुख्यमंत्री ऐसा चेहरा बनाए जिससे कि अच्छा उनका प्रदर्शन हो और अन्य राज्यों में भी उसका लाभ मिल सके। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस बड़े गंभीरता ढंग से आज बैठक हो रही है। इस बैठक में अभी फैसला हो जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस में बहुत घमासान है। हाँ हाँ। जी जी। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, दरअसल कांग्रेस में हर जगह घमासान नजर आता है और हिमाचल बस एक वानगी भर है? नहीं नितिशा जी, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि देखिए हाँ। कोई भी व्यक्ति जब धाराशाही होता है, एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस के पीछे सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल और लोग उसके पीछे टिकट लेने के लिए भागते रहते थे। हाँ। आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के पदाधिकारी धाराशाही तो हो ही रहे हैं हर जगह। हाँ। लेकिन अगर कांग्रेस सही दिशा में और सही निर्णय नहीं लेगी या वो केवल ये सोचती रहेगी कि जो हम चाहेंगे वही होगा, तो वो फेल हो जाएगी। हाँ। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बहुत कुछ खोया है, हाँ। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ खोया है और अब ये हिमाचल का मौका इनको मिला है, तो इस मौके को कैच करने के लिए इनको अपने विवेक का बहुत ढंग से इस्तेमाल करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। कांग्रेस में अब हिमाचल की कमान किसको सौंपी जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। इसके दो रास्ते हैं, एक विधायक अपना नेता चुने और आलाकमान उस पर मोहर लगा दे, या फिर दूसरा कि तमाम विधायक आलाकमान को ही सीएम फेस डिसाइड करने के लिए कहे। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक यह फैसला हो पाता है, क्योंकि जीत तो मिल गई, अब जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जाए इसकी बारी है। अब बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम को लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट केंद्र से खासा नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने 2-2 कहा कि जब तक कोलोजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कोलोजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कोलोजियम की सिफारिशों को 2-2, 3-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को की जो भावना है उसके खिलाफ है। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोलोजियम के भेजे नामों में से 19 नाम की फाइल वापस भेज दी है। पिंग पोंग का ये बैटल कब सेटल होगा? जब हाई कोर्ट कोलोजियम ने नाम भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने भी उसको अपनी मंजूरी दे दी, तो फिर दिक्कत कहाँ है? इस पूरी प्रक्रिया में कई कारण और आयाम होते हैं, कुछ नियम है। जस्टिस कौल ने कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए, वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपने ही नियम मानने लगेगा तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी एफएम न्यूज पर आपका। जी, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी, कोलोजियम सिस्टम को लेकर लगातार इस बीच विवाद बना हुआ है और अब आखिरकार कोर्ट ने भी ये कह दिया, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों कई बयान भी आए थे कोलोजियम सिस्टम को लेकर, तो अब आखिरकार कोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार माने कि जो न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है, अगर एक पैनल बनाया जा रहा है, कोलोजियम बनाया जा रहा है, तो उसकी बातों को माना जाए और बयानबाजी से भी बचा जाए। ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर नेता बयानबाजी करते हैं कोलोजियम को लेकर, यानी कि न्याय को लेकर, न्यायिक व्यवस्था को लेकर, तमाम जजेस को लेकर, तो जनता के बीच भी एक चर्चा का विषय बन जाता है और संदेह की कहीं ना कहीं स्थिति पैदा हो जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है।
देखिए न्याय जो हमारी प्रणाली है या जो हमारे देश का जो नॉर्मल व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 भागों में बांटा है ना? जो जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका है, विधायिका है, फिर न्यायपालिका है। और न्यायपालिका को सर्वोपरि रखा है और उसको जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द भी अपने आप में न्याय कहलाता है। अब इसको सरकार जब सवाल उठाती है, तो इस पे सवाल सरकार के उठाने की वजह से जनता भी थोड़ा कहीं हिलती है और उनको लगता है कि कहाँ पे क्या हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो सचमुच न्यायपालिका सर्वोपरि है या फिर कार्यपालिका सर्वोपरि है। और शायद यही वजह है कि कॉलेजियम को लेकर इतना रस्साकसी चल रहा है। सरकार के अंदर ये है कि वो एक एनजेएसी लेकर आई और उनको लगा कि जैसे बाकी सारे जो भी हमारे यहाँ नियुक्तियां होती हैं उसमें आयोग के थ्रू होता है, तो जुडिशियरी में भी एक आयोग होना चाहिए और एनजेएसी उसके लिए काम करेगा। लेकिन इस व्यवस्था में अगर कोई एनजेएसी आ गया यानी ये सरकारी तंत्र के हाथों चला गया, फिर इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बात होगी यहाँ फिर से आरक्षण और कई और चीजों से होकर जो न्यायिक जो जजेस के होंगे नियुक्ति वो उसके प्रणाली में चले जाएंगे। तो यही वजह है कि कॉलेजियम सिस्टम से यहाँ पे जजेस की नियुक्ति की बात होती है और यही इनको सबने सर्वसम्मति से इसको माना भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज की डेट में जो कार्यपालिका है यानी जो हमारे प्रधान के हैं ताकतवर कार्यपालिका ही है और उसको कानून बनाने के अधिकार है। अब यही वजह है कि यहाँ पे ये रस्साकसी चल रहा है। उनको लग रहा है कि कानून हम बनाते हैं तो हम न्यायपालिका के अंदर के भी जितनी नियुक्तियां हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए और न्यायपालिका को लग रहा है कि नहीं, हम सर्वोपरि हैं और हमें पता है कि किसको यहाँ न्यायाधीश बनाना है और किसको नहीं। ये जब हमने चयन सिफारिश करके भेज दिया है तो सिर्फ सरकार के रजामंदी की जरूरत है। तो सारी व्यवस्था यहीं पे और ये कहीं ना कहीं सही बात है कि जनता को शक को किसी को भी शक होगा कि फिर किस पे कहा जाए, न्यायमूर्ति कहाँ रह गए फिर। तब तो न्यायपालिका से भी बड़ा कार्यपालिका है ना, जब उसको ही सारा कंट्रोलिंग पावर है कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसके भी अगर कहीं अधिकार क्षेत्र इनके अंदर आ गया चयन का तो फिर कहाँ न्यायपालिका के सर्वोपरि होने की बात कह सकते हैं हम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शुक्रिया। कोर्ट और केंद्र के बीच काफ़ी विवाद इस बीच चल रहा है कोलोजियम को लेकर। कोलोजियम वो सिस्टम है जिससे तमाम जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो न्यायाधीश हैं उनके ट्रांसफ़र या उनकी नियुक्ति की प्रणाली की जाती है। दरअसल कोलोजियम एक नाम की फहरिस्त तय करके भेजता है और उसके आधार पर नियुक्ति की जाती है। लेकिन बीते दिनों ये देखा गया कि कई सारे नामों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको लेकर फिर बात उठी कि वो तमाम नाम जिनको कोलोजियम तय करता है, जिनको उस फहरिस्त में डालता है, उनके ऊपर बेवजह रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसके लिए कोई खास कोई ठोस वजह नहीं बताई जाती है कि क्यों ये नियुक्ति ना की जाए या क्यों ये ट्रांसफर ना किया जाए। चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की। दरअसल मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात की। विकास वालकर ने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी खराब हुई है। दरअसल जिस तरह से श्रद्धा की मृत्यु हुई और उसके बाद उसके शव को और आफ्ताब के गुनाह को ठिकाने लगाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया, उससे और भी ज्यादा आहत नजर आए श्रद्धा के पिता। और उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के बाद से उनकी मनोस्थिति भी खराब हो गई है और उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर इसका इल्जाम लगाया कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धा की मौत से पूरा परिवार दुखी है। इसी खबर पर हम मेरे सहयोगी से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसका आफ्ताब इस बीच कई सारे टेस्ट से गुजर रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है, टेस्ट भी करवाया गया है और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही
मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, जांच प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, नार्को टेस्ट भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रद्धा के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए दुख जताया, उससे लग रहा है कि मन में कसक रह गई है। बिल्कुल निशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरा का पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक भले ही वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन ना तो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है और ना ही पुलिस अभी तक इस हत्याकांड की एक ठोस वजह को निकाल पाई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आरोपी जो इसमें आरोपी आफ्ताब है, वो अभी तक भले ही न्यायिक हिरासत में हो, लेकिन उसके खिलाफ आरोप अभी तय नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो श्रद्धा के पिता है वो मायूस है, उदास है, ना केवल इस पूरे प्रकरण से बल्कि पुलिस की कार्यशैली से भी। अगर महाराष्ट्र पुलिस में जब उन्होंने बहुत पहले ही जब शिकायत दर्ज कराई, तो उस समय अगर महाराष्ट्र पुलिस कोई एक्शन लेती तो शायद कहीं ना कहीं आज जो श्रद्धा है वो अपने परिवार के बीच में होती। हालांकि आज आफ्ताब को एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उसको एक बार फिर से 14 दिन के लिए उसकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। तो जाहिर तौर पर अब वो अगले 14 दिन और न्यायिक हिरासत में यानी तिहाड़ जेल में ही बंद रहेगा। जी दिशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत उस पूरी जानकारी के लिए। तो आफ्ताब की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है, 14 दिनों के लिए आफ्ताब की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। लगातार जांच जारी है, लेकिन श्रद्धा के पिता का अब भी यही कहना है, अगर महाराष्ट्र पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी, आज श्रद्धा वालकर उनके बीच होती। चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डीडब्ल्यूसी में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल समेत 4 पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। मालीवाल पर महिला अधिकार निकाय में आप कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का आरोप है। स्पेशल जज विनय सिंह की कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। तो स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने आयोग में नियुक्ति जो की है वो गलत ढंग से की है और आप कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों में ज्यादा से ज्यादा जगह दी गई है। स्वाति मालीवाल
और इनके लिए अब मुसीबतें खड़ी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि काफ़ी चर्चित कोर्ट है, यहाँ पर DWC में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल समेत 4 पर आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। और मामला है दरअसल नियुक्तियों का। मालीवाल पर महिला अधिकार निकाय में आप कार्यकर्ताओं को अलग अलग पदों पर नियुक्त करने के आरोप लगे हैं। स्पेशल जज विनय सिंह की कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की और जो सदस्य हैं, 3 और सदस्य, उन पर भी आरोप तय करने को कहा है। स्वाति मालीवाल के अलावा प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। तो स्वाति मालीवाल जो लगातार महिलाओं को लेकर सजग नजर आती हैं और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर हर बार आवाज उठाती है, इस बार उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर आरोप तय की जाए। दरअसल मामला है नियुक्तियों से जुड़ा हुआ। स्वाति मालीवाल पर महिला आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल के अलावा महिला आयोग की 3 और सदस्यों पर भी आरोप तय करने को कहा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह की कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की 3 और सदस्यों पर आरोप तय करने को कहा है। प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक, इन तीनों पर भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। मालीवाल पर अब भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग में आप कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है, आप कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है महिला आयोग में, और इसको लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर आरोप तय करने को कहा है। स्वाति मालीवाल के अलावा 3 और नाम यहां पर शामिल किए गए हैं। फरहीन मलिक, सारिका चौधरी और प्रोमिला गुप्ता के नाम भी इस फहरिस्त में है। इन चारों के ऊपर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।